सीबीआई ने भोपाल की तुषार शर्मा केस में दोनों ही आरोपी गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह को 2 जून तक रिमांड में रखने के आदेश लिए हैं, परमिशन लिए हैं। और इन सारी चीज़ों के बीच आज इन दोनों आरोपियों को भोपाल कोर्ट में पेश किया गया। लेकिन एक वक्त की बात देखिए कि गिरिबाला सिंह कभी इसी कोर्ट परिसर की जज हुआ करती थी, लेकिन आज वो इस कोर्ट में बतौर आरोपी पेश हुए। तो समझिए कि वक्त कितना नाजुक भी है और कितना बलवान भी। लेकिन इन सब के बीच अगर बात करें सीबीआई की, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा खुलासा भी किया है कि दोनों ही आरोपी जो हैं जांच में बड़े ही कम सहयोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से दोनों की टेक्निकल जांच होगी और दोनों को आमने सामने बैठाकर एक दूसरे से बात भी किया जाएगा और उसके हिसाब से सारी टेक्निकल जो इन्वेस्टिगेशन है वो आगे होनी है। इसके अलावा सीढ़ियों से चढ़ने और उतरने की टाइमिंग गिरिबाला सिंह की, और इसके अलावा जो तुषा के बॉडी पे जो मार्क्स थे उनकी भी इन्वेस्टिगेशन होगी। और इन सारी चीज़ों को लेकर सीबीआई जो है एम्स के जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं उनके पास भी पहुंची है। और इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर जो अपडेट्स हैं फिलहाल तुषार शर्मा केस में ये रही हैं। और भी कई सारे सवाल हैं हमारे भी मन में और आपके भी मन में होंगे, जाहिर सी बात है। और इन्हीं सारे सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हैं अभय पराशर जी, जो कि इंडिया टीवी के क्राइम रिपोर्टर हैं। अभय जी, सबसे पहला सवाल तो मेरा आपके साथ यही है कि सीबीआई जो है अब कोर्ट में जा चुकी थी, फिर उसके बाद जो है अब आगे की इन्वेस्टिगेशन होनी है, तो आखिर क्या है पूरी जांच का अभी तक का अपडेट और आखिर आगे क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, टेक्निकल तौर पर बता दें। देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि आज जब दोनों को ही कोर्ट में पेश किया गया, क्योंकि पहले पुलिस ने रिमांड ली हुई थी समर्थ की, क्योंकि उसे लोकल पुलिस ने, भोपाल पुलिस ने, कटारा हिल्स की जो पुलिस है उन्होंने अरेस्ट किया था, उसकी कस्टडी आज पूरी हो रही थी। सीबीआई ने बेशक उसका हैंडओवर ले लिया था, उनको कोर्ट के अंदर पेश किया गया। अलग जो है सीबीआई ने, क्योंकि हाल में ही अभी गिरिबाला सिंह की गिरफ्तारी की कोर्ट के ऑर्डर के बाद ही, जब अग्रिम जमानत खारिज हो गई थी, तो उनको भी आज सीबीआई की टीम ने कोर्ट में पेश किया। और सबसे अहम बात इसमें समझने वाली बात ये होगी कि कोर्ट से सीबीआई ने दोनों ही आरोपी यानी कि समर्थ और गिरिबाला सिंह की 5 दिन की कस्टडी की मांग की। और आप सोचिए कि जो सुनवाई हुई, उस सुनवाई के बाद 5 ही दिन की कस्टडी दी गई। तो ऐसे क्या तर्क दिए होंगे कोर्ट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोर्ट के अंदर साफ तौर पर जो रिमांड नोट की कॉपी भी कोर्ट से निकलकर सामने आई है, जिसमें यह कहा गया है कि 2 जून तक अब गिरिबाला सिंह और समर्थ सीबीआई की कस्टडी में रहेंगे। तो ये तर्क सीबीआई ने साफ तौर पर इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये दिया कि समर्थ, जो कि मुख्य आरोपी है, तुषा का पति है, और उसके ऊपर एलिगेशन है कि मारपिटाई के एलिगेशन है, दहेज के लिए परेशान करने के एलिगेशन है। सीबीआई ने ये कहा है कि समर्थ, जो कि पहला आरोपी है, वो पूछताछ के अंदर बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रहा है। यानी कि वो सीबीआई अगर उससे कोई सवाल जवाब कर रही है तो वो सीबीआई को घुमा रहा है, सीधे स्पष्ट तौर पर जो जवाब है, जो आरोप है, उन पर जवाब नहीं दे रहा है। दूसरा, जहां तक गिरिबाला सिंह की बात है, गिरिबाला के लिए जब सीबीआई की अभी कस्टडी रही, जब उससे पूछताछ हुई गिरफ्तारी के बाद, तो गिरिबाला सिंह बार बार अपने जो भी उनके लीगल टर्म्स हो सकते हैं कि वो जो कहेंगी कोर्ट में कहेंगी, उनको अपने एडवोकेट से बात करनी है। यानी कि सीबीआई जो उनसे सवाल जवाब कर रही है, उसकी बजाय वो अपने लीगल पहलू हैं, क्योंकि आप जानते हैं फॉर्मर जज रह चुकी हैं, तो उन्हें पूरे पहलू पता है कि मैं अपने वकील के सामने क्या बोलूँगी। पुलिस के सामने बयान देना, सीबीआई के सामने बयान देना एक अलग मैटर होता है, लेकिन कोर्ट के अंदर उन बयानों की पुष्टि करना वो अलग मैटर होता है। आरोपी पलट भी सकता है। तो इस तरह की बातें जो हैं वो कोर्ट के अंदर कहीं। और जहां तक आपने अपडेट की बात पूछी कि अब आगे क्या होगा, अब ये दोनों 5 दिन के लिए सीबीआई की कस्टडी में रहेंगे। सीबीआई क्योंकि समर्थ को लेकर ऊपर छत पर जा चुकी है, उस वक्त वहां पर मां भी मौजूद थी, गिरिबाला सिंह से भी पूछताछ उसी घर के अंदर कर चुकी है। तो दोनों के जो बयान हैं अब तक जो आए हैं, उनमें बहुत ज़्यादा विरोधाभास है, क्योंकि जो समर्थ है वो तो कॉपरेट नहीं कर रहा, जो गिरिबाला सिंह है वो अपने जो कानूनी जितने पहलू हैं वो तमाम चीज़ें बता रही हैं। तो दोनों को उनके बयान मैच किए जाएंगे, दोबारा से उनसे पूछताछ की जाएगी। तो 5 दिन के अंदर बहुत सारी टेक्निकल जांच भी होगी, जिसकी बातें हम आगे करेंगे। देखिए, जैसा कि आपने अभी बताया अभय जी कि जो गिरिबाला सिंह रही हैं वो एक फॉर्मर जज रही हैं, तो सीबीआई के लिए एक फॉर्मर जज को इन्वेस्टिगेट करना, चूंकि वो लॉजिकली और साइकोलॉजिकली भी इन सारी चीज़ों से काफ़ी साउंड है, वेल साउंड है, तो आखिर एक जज को जब इन्वेस्टिगेट करते हैं तो कितना डिफिकल्ट होता है ऐसी सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों के लिए। देखिए, आपने जो बात कही वो बिल्कुल ठीक बात है, और यही वजह है कि सीबीआई को इस केस की जांच सौंपी गई, क्योंकि लोकल पुलिस के पास जब ये जांच थी तो पता है कि लोकल पुलिस वहीं का थाना है, और वो जो थाने की पुलिस थी वो डेली उन्हीं कोर्ट में पेश हुआ करती थी किसी और केस के आरोपी को लेकर, जहां पर गिरिबाला जो है वो डिस्ट्रिक्ट जज के तौर पर काम कर चुकी हैं। बिल्कुल। तो उनके लिए कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल तौर पर ये एक गंभीर विषय था कि भाई ये जज तो कोर्ट के अंदर होती थी। इसीलिए अब जब ये मामला सीबीआई को दिया गया तो हमने देखा है कि ये तो जज हैं, बड़े बड़े मंत्री जो मौजूदा मंत्री होते हैं उनको सीबीआई ने अरेस्ट किया है। तो इसीलिए
जो विश्वास नहीं होता, इन्फ्लुएंस होने के चांस होते हैं, तो अब ये केस सीबीआई को दिया गया है। और अब गौर करने वाली बात है कि वो अब जज नहीं है, वो जज रिटायर्ड हो चुकी हैं। लेकिन सबसे गंभीर बात ये है, जो हमने देखा, जो हमारे साथी कोर्ट रूम के बाहर मौजूद थे, जब इन दोनों को कोर्ट ले जाया गया, और आपने देखा होगा जब सीबीआई ने गिरफ्तार किया ग्रिबाला को, तो सुबह ये बाहर डॉग्स को कुछ खिलाने आई हुई थी, और अब जब कोर्ट में पेश किया गया तो चेहरे पे जो एक शिकन होनी चाहिए ना, दोनों के ही, चाहे वो समर्थ हो चाहे वो ग्रिबाला हो, वो शिकन दोनों के चेहरे पर नहीं है। वो फुटेज देखिए, बॉडी लैंग्वेज नहीं है कि उनको किसी भी तरीके का कोई डर है। और यही डर के अंदर 5 दिनों में सीबीआई क्या उनसे और उगलवा पाएगी, क्योंकि 5 दिन की ही कस्टडी मांगी है। तो ये बहुत गंभीर बात है कि 5 दिन के अंदर क्या उनके हाव भाव बदलेंगे, क्योंकि ऐसे कोई टेक्निकल सबूत सीबीआई सामने लेकर आ पाएगी। पूछताछ में क्या इस तरह के क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी, क्योंकि अभी तो इनिशियल तौर पर जो पूछताछ हुई है, अब कस्टडी मिल गई है, तो कस्टडी मिलने के बाद आपने अब तक जो सवालों के जवाब दिए हैं उन्हें पलटकर क्रॉस क्वेश्चनिंग भी की जाएगी, और उसमें ही सबसे ज्यादा आरोपी के फंसने के चांस होते हैं। देखिए, त्विषा के केस में जो है वर्चुअल रिक्रिएशन की बात हो रही है, तो आखिर वर्चुअल रिक्रिएशन कैसे होगा, और एआई या फिर किसी और भी जो टूल्स हैं उनका यूज़ करके इस रिक्रिएशन को परफॉर्म किया जाता है। और टेक्निकली अगर हम बात करें तो इन्वेस्टिगेशन में एआई जैसे अब जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ करना, वो कितना ज़्यादा अब हमारे इन्वेस्टिगेशन को और जल्दी जो हमारे इस पूरे लॉ सिस्टम में जो है एक आरोपी को पकड़ने में मदद करेगा। देखिए, टेक्निकल भाषा में इसे आप टनल इन्वेस्टिगेशन कह लीजिए, जी बिल्कुल, वर्चुअल वॉक थ्रू कह लीजिए, लेकिन जो दर्शक हैं उनके समझाने के लिए हम आपको बता दें, इसका मतलब यही है कि समर्थ को लेकर हमने देखा, वो विजुअल सामने आए थे कि ऊपर सीबीआई की टीम पहुंची, ग्रिबाला वहां पर मौजूद थी जहां पर ये संदिग्ध बॉडी मिली थी। अब क्या है, इस घर के अंदर एक एक पैरामीटर को पूरी तरीके से नोट डाउन किया जाएगा। नोट डाउन पेपर और पेन पर नहीं किया जाएगा, बल्कि वर्चुअल तरीके से, यानी कि जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम सीबीआई के साथ ऑलरेडी मौजूद रहती है, वो टीम घर में एंट्री से लेके जिन सीढ़ियों पर हमने देखा जहां पर त्विषा आई थी, और उसके आने से पहले जिस सैलून में वो गई थी, जो वहां की सीसीटीवी फुटेज आई थी, तो इन सारे वीडियो एविडेंस को, यानी कि जो हो गया वो ठीक है, लेकिन जब त्विषा की मौत हुई उससे चंद घंटे पहले जो वो पूरा एक विजुअलाइजेशन हमने अब तक देखा है फाइल फुटेज में, कि ऊपर जा रही है त्विषा सीढ़ी पर, फिर हमने देखा सीढ़ी पर उसको सीपीआर देने की कोशिश की जा रही है, फिर कुछ लोग उसको नीचे लेकर आ रहे हैं। तो ये जो हमने देखा, जो ओरिजिनली हुआ था, इसको एक तरह से हम डमी तरीके से कह सकते हैं कि ये समझ लीजिए कि त्विषा वापस जा रही है ऊपर, और वापस जा रही है, वो किस स्पॉट पर गई, फिर उसको कैसे नीचे लेकर आए। तो इन चीज़ों के लिए बाकायदा इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसमें पूरी कलर्ड वीडियोग्राफी होती है, ताकि पूरे घटनाक्रम को, पूरे स्पॉट को जब आगे पेश किया जाएगा, उसको आगे की फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा, तो पुरानी वीडियोस नई वीडियोस से मिला के एक तरीके से उसे कंप्लीट करके देखा जा सके कि हाँ, इस तरीके की चीज़ें हुई होंगी जिस वक्त ये संदिग्ध मौत हुई थी। अभय जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या सीढ़ियों की चढ़ने की टाइमिंग, और आखिर एक एज में जाकर इंसान उन सीढ़ियों पर कितना तेज़ चल सकता है। जैसे कि मैं एक यंगस्टर हूँ, तो फिर मेरे को सीढ़ी चढ़ने में कुछ और समय लगेगा, जबकि अगर हम बात करें ग्रिबाला जी की, तो उनको सीढ़ियाँ चढ़ने में थोड़ा ज़्यादा वक्त लग सकता है। तो क्या इन सारी पहलुओं को भी यहाँ पर ध्यान रखा जाता है, इतनी बारीकी से इसकी इन्वेस्टिगेशन होती है? देखिए, बिल्कुल, और 5 दिन की कस्टडी। आप सोचिए कि जो 2 जिन पर आरोप लगे उनको अरेस्ट कर लिया है। अब ऐसा नहीं है कि किसी और तीसरे शख्स को इसमें अरेस्ट करने की जरूरत है, वरना वो अब तक हो जाता। इन्हीं दोनों आरोपियों पे मुख्य आरोप लगे थे। कोई और रिश्तेदार बाद में जांच में सामने आ जाए दबाव डालने को, तो वो एक अलग बात है। अब दोनों गिरफ्तार हो चुके हैं, 5 ही दिन की कस्टडी की मांग की है। समर्थ से लगातार भोपाल पुलिस और सीबीआई ने पूछताछ कर ली है। ग्रिबाला से पूछताछ का वक्त अब तक ज्यादा नहीं मिला था। अब 5 दिन, जैसा कि आपने कहा, बिल्कुल सही कहा, एक एक चीज होगी, क्योंकि ग्रिबाला भी ऊपर पहुंची थी। ठीक है, ग्रिबाला का कमरा जहां पर है, तो सीढ़ियों से जिस स्पीड से हमने देखा कि जब त्विषा ऊपर जा रही है, उस स्पीड से तो नहीं जा सकती। तो ये कब गई, सीपीआर सीढ़ी पर क्यों दिया गया, जब ऊपर वो पूरी तरीके से बेहोश हो चुकी थी त्विषा, जो बता रहे हैं कि उसकी मौत हो चुकी थी। आसपास जितने घर हैं ये भी बता रहे हैं कि कुछ रिश्तेदारों के घर हैं, किसी ने कोई आवाज़ नहीं सुनी, और बाद में सीढ़ियों पर कितना समय जाने में लगा, कितना बॉडी को नीचे उतारने में लगा, इन तमाम चीज़ों की टेक्निकल जांच की जाएगी, और उसी को वर्चुअल वॉक थ्रू हम कह सकते हैं। देखिए, ये भी कहा जा रहा है, देखिए अभय जी, कि वहाँ पर जो है त्विषा घर छोड़ने की भी बात कर रही थी, तो इसी वजह से कहीं ना कहीं आत्महत्या से हटकर भी बाकी जो एंगल से दहेज प्रताड़ना की बात कर रहे हैं, या फिर अगर हम बात करें सबूतों से छेड़छाड़ की, तो ये सारी बातें भी आ रही हैं। तो आखिर इसमें इन्वेस्टिगेशन करने में कितनी डिफिकल्टी होगी सीबीआई को ये सारी चीज़ें जानने में? देखिए, जो चैट्स निकल कर सामने आए थे, जो कि त्विषा ने अपने परिवार को, अपने पिता को, अपने भाई को भेजे थे, उनके एक जीजा भी निकल कर सामने आए थे, जो तमाम तरीके के आरोप लगा रहे थे। जो मोबाइल फ़ोन था त्विषा का, वो फॉरेंसिक जांच के लिए जा चुका है।
गिरिबाला के बारे में आपको एक बार और बता दूं कि अब तक, क्योंकि गिरिबाला को कल ही अरेस्ट किया गया है, उनके फ़ोन को सीज किया गया था, इनके मोबाइल फ़ोन को भी अब CFSL में भेजा जाएगा, जो सेंट्रल फॉरेंसिक लैब होती है, वहाँ पर पूरी तरीके से जांच होगी। जो मैंने आपको बताया था, जो हम कल बात कर रहे थे कि कितने उन्होंने कॉल्स किए, तो वो जो मैसेजेस हैं उनकी भी प्रॉपर जांच होगी कि, और इसमें मैं आपको बता दूं कि मनोवैज्ञानिक की भी CBI मदद लेती है, यानी कि साइकोलॉजिकल तौर पर कैसी अवस्था थी सैलून से निकलने के बाद अपने घर पर सीढ़ियों पे जब वो जा रही थी, और जिस वक्त मौत हुई उन घंटों के अंदर कैसी मनोदशा हो सकती है। जब ये मैसेजेस भेजे गए तो लगभग 1 हफ्ते से ये चल रहा था अपने परिवार को मैसेजेस भेजने, तो उस वक्त कैसे हालात थे, इनको लेकर समर्थ और इनसे भी पूछताछ। मेरा अगला सवाल भी इसी चीज़ पर है कि मैं ये जानना चाहता था कि लॉजिकली और साइकोलॉजिकली इन्वेस्टिगेशन करने में ऐसे केसेस में कितना इंपॉर्टेंस रहती है एक साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट की और लॉजिकल एक्सपर्ट की। देखिए, लॉजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों अलग अलग टर्म्स है, और लॉजिकली भी हमें साउंड होना, चूंकि हमें एक प्रूफ देना है तो लॉजिकली साउंड होना बहुत ज़रूरी है। और साइकोलॉजिकली वहाँ पर जितने भी लोग थे, जैसे मान लीजिए तुषा की बात करें, गरिबाला की बात करें या फिर समर्थ की बात करें, तो उनकी साइकोलॉजिकल थिंकिंग भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो इन एक्सपर्ट्स की कितनी भूमिका होती है इन सारे केसेस को सॉल्व करने में? देखिए, बिल्कुल अहम भूमिका होती है। जहाँ तक आपने बात करी, लॉजिकल जो फैक्ट्स हैं जो कोर्ट के सामने रखने हैं, और इसीलिए उनकी टेक्निकल जांच कहाँ भेजी गई है, CFSL भेजी गई है। CFSL से उन मोबाइल फ़ोन की CDR की, यानी कि जो टेक्निकल एविडेंस हैं जिनको कोर्ट मानेगा, वो लॉजिकल इन्वेस्टिगेशन हो रही है। लेकिन अब आपको मनोदशा भी पता करनी है, तो उन लॉजिकल जो जवाब आपके आएंगे उन सैंपल्स में, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, CFSL की रिपोर्ट में, उनसे मिलाने के लिए, मनोदशा समझने के लिए एक हेल्प मिलती है। इसका कोई लॉजिकल कोर्ट के अंदर कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने के लिए जो मनोवैज्ञानिक, जो साइकोलॉजिकल जो होते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो मदद करते हैं जांच को आगे लॉजिकल वे में बढ़ाने के लिए। देखिए, CBI भी ये कह रही है कि समर्थ जो है पूछताछ में सहयोग बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। अगर आप स्क्रीन पर देखें, सभी लोगों को मैं दिखा दूं, और इसके अलावा गिरिबाला भी साफ जवाब नहीं दे रही हैं, तो साथ बैठकर इनकी गहन पूछताछ होगी। तो आखिर जब दोनों साथ में बैठेंगे और जो CBI ऑफिसर्स हैं उन्हें इन्वेस्टिगेट करेंगे, तो जब दोनों के बीच कॉन्वर्जेशन होगी, तो उस चीज़ के अंदर आखिर कैसे इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म की जाती है। जैसे 2 जन बात कर रहे हैं, हम दोनों जन बात कर रहे हैं, फिर उसके अलावा जो तीसरा इंसान है, क्या हमारे फैक्ट्स दोनों के वेरीफाई होते हैं? मैं जो बात कह रहा हूँ, फिर आप भी उसी कहानी को अपने एंगल से बता रहे हैं, तो क्या इसकी वेरिफिकेशन होती है? टाइमिंग्स भी वेरीफाई की जाती हैं इन सारी चीज़ों में? देखिए, बिल्कुल इस तरीके से किया जाता है, चाहे वो लोकल पुलिस हो या CBI हो। फॉर्मेट ही यही है कि अगर एक केस के अंदर कॉन्स्पिरेसी है, यानी कि अगर कोई साजिश है, तो और उसमें 2 आरोपी हैं, को एक्यूज हैं, तो एक आरोपी से पहले CBI की एक टीम ने बात की। वहाँ पर CBI के इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी भी हैं, डिप्टी SP और SP भी हैं, जो कि पूरे इस केस को हेड कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं। दिल्ली से टीम में CBI के ऑफिसर हैं, भोपाल टीम के CBI के ऑफिसर हैं, क्योंकि ये भोपाल के रहने वाले हैं। तो पहले समर्थ से अलग पूछताछ की गई, गरिबाला से अलग पूछताछ की गई। इनके बयान जो हैं वो बिल्कुल मैच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जवाब तो दे ही नहीं रहे हैं ढंग से। अपनी जो भी इनकी कानूनी दाव पेच है वो खेल रहे हैं। अब इनको उस घर पर ले जाकर अलग अलग पूछताछ करने के साथ ही एक साथ भी बैठाना है कि आपके ये बयान थे, आपके ये बयान है, सच क्या है, और वो जॉइंट इंटेरोगेशन से ही सामने आ पाता है। देखिए, इसमें टनल विजन की जो बात कर रहे हैं, तो आखिर ये टर्म क्या है और ये कितना इंपॉर्टेंट है इस केस को इन्वेस्टिगेट करने में? और चूंकि आपने इसके बारे में थोड़ा बहुत बताया, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस पर थोड़ा और डीप डिग करें और बताएं हमें कि आखिर ये जो पूरा टर्म है, इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को सॉल्व करने के लिए जो हम बता रहे हैं, टनल व्यू इन्वेस्टिगेशन, तो आखिर ये कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी केस को सॉल्व करने के लिए? देखिए, टनल व्यू इन्वेस्टिगेशन, इसको आप एक तरीके से बहुत सीरियस तौर पर जाकर इसको आप देख लीजिए, जैसे रिक्रिएशन होता है। आपको याद होगा, जैसा कि हम सब ने देखा था, सुशांत सिंह राजपूत केस देखा था हमने, बिल्कुल। तो उसमें एक एक पैरामीटर्स इस तरीके से नोट डाउन किए गए थे टेक्निकल तौर पर कि बॉडी कितनी बड़ी है, कितनी लंबी है। उसमें जब आप फांसी लगाते हैं तो आपका जो वजन है, बॉडी का जो वजन है वो कितना है, क्या वो लोड वो सह सकता है, क्योंकि इसमें बेल्ट की बात आ रही थी, जिम की बेल्ट। इन तमाम चीज़ों को ही टेक्निकल जो इन्वेस्टिगेशन है उसको एक टर्म दे दी गई है, टनल इन्वेस्टिगेशन, जिसमें प्रॉपर विजुअलाइजेशन होगा, प्रॉपर तरीके से कैमरे से वो एक एक पैरामीटर को नोट डाउन किया जाएगा, सीढ़ियों पर चढ़वाया जाएगा, डमी के तौर पर सीढ़ी से उतरवाया जाएगा। आप ये मानकर चलिए कि तुषा की बॉडी को उतारा जा रहा है, तो बॉडी को कमरे से ऊपर छत से नीचे लाने पर पहली सीढ़ी जहां CPR दिया गया, फिर बाहर ले जाने में कितना समय लगा, इन्हीं सारी जो टर्म्स हैं, इसे टनल व्यू वर्चुअल इन्वेस्टिगेशन जो है वो भी कहा जा सकता है। जी देखिए, अभी हम फिलहाल स्क्रीन पर देख सकते हैं कि CBI की तकनीकी जांच पर जो है फोकस है और स्पॉट की तकनीकी जांच जो है उस पर ज़्यादातर फोकस है। इसके अलावा सीढ़ियों पर चढ़ने उतरने की, जैसा कि आपने बताया अभय जी, कि सीढ़ियों पर चढ़ने उतरने की जो टाइमिंग्स हैं और गिरिबाला की उम्र के हिसाब से वो कितना टाइम लगेगा, और यंग जो तुषा जो कि यंग
थी काफ़ी ज़्यादा एज में, तो उनको उतरने और चढ़ने में काफ़ी कम टाइम लग सकता है गिरिबाला सिंह के मुकाबले। और इसके अलावा घटनास्थल की भी बारीकी से जांच की जाएगी। तो इन सारे पहलुओं को मिला जुलाकर एक तरीके से जो है इस पूरे स्पॉट को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। और टेक्निकली मैं एक चीज़ आपसे और जानना चाहता हूँ अभय जी कि अब आगे का प्रोसीजर क्या है, क्योंकि सब लोग जानना चाहते हैं कि अब PM2 के रिपोर्ट की हम वेट कर रहे हैं, पोस्टमार्टम जो सेकंड पोस्टमार्टम होना है उसकी वेट कर रहे हैं, तो आखिर उसके आगे इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा? देखिए, पोस्टमार्टम 2 की रिपोर्ट में इंतज़ार इसलिए लग रहा है क्योंकि कोई भी पोस्टमार्टम होता है तो टेक्निकल तौर पर इनिशियली बता दिया जाता है कि इस शख्स की मौत दम घुटने से हुई, गला घुटने से हुई या फिर किसी ने इसकी हत्या की, ये आ जाता है। लेकिन पहले पोस्टमार्टम के अंदर चोट के निशानों का जिक्र नहीं हुआ। पहला जो फॉरेंसिक जांच के लिए जब चीज़ें भेजी गई उसमें उस बेल्ट को नहीं भेजा गया, कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आई। तो यही वजह है कि जो पोस्टमार्टम सेकंड पोस्टमार्टम हुआ है कोर्ट की परमिशन के बाद, उसकी रिपोर्ट आने में समय लगेगा, क्योंकि इनिशियल रिपोर्ट आने में ही लगभग हफ्ता लग जाता है। और उसके अंदर अगर किसी ने कोई चीज़ इनटेक करी है, कुछ खाया है, कुछ पिया है, उसके लिए विसरा सैंपल को अलग से भेजा जाता है। तो उसमें लगभग 15 से 20 दिन का समय लगता है। जब वो पूरी रिपोर्ट आ जाएगी, रिपोर्ट के बाद अगर इस तरह की बातें आती हैं कि क्रूरता की गई, मारा पीटा गया, तो वही सेक्शंस जो हैं FIR में ऐड होंगे। दोनों अरेस्ट हो चुके हैं। अब जब इनकी पेशी कोर्ट में होगी, CBI की कोशिश ये रहती है कि 90 दिनों के अंदर किसी भी सीरियस केस के अंदर वो चार्जशीट दाखिल करें। तो उस चार्जशीट के दौरान जो इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें निकलकर सामने आई हैं वो कोर्ट के सामने रखी जाएंगी। अगर मारपिटाई हुई है, ऐसी तस्वीरें आई हैं, तो पोस्टमार्टम 2 की रिपोर्ट के बाद भी अगर ये लोग अपने बयान इसी तरीके से उलटफेर करते हैं तो कोर्ट में वो रिपोर्ट दिखाई जाएगी जो कि लॉजिकल एविडेंस होगा, और फिर इनके बयान वो मैच करते हैं नहीं करते हैं, उसी हिसाब से इनकी कस्टडी, क्योंकि अभी 5 दिन की कस्टडी है, समर्थ को पहले भी कस्टडी में लिया जा चुका है जी। 14 दिन भी आप 14 दिन का एक टाइम पीरियड होता है कि 14 दिन आप कस्टडी में रख के पूछताछ कर सकते हैं। फिर उसे न्यायिक हिरासत में यानी कि जेल भेज दिया जाता है। और अगर जेल भेजने के बाद भी आपको कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को कुछ ऐसा मिलता है कि नहीं हमें और पूछताछ करनी है, तो एक दोबारा से कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन लगाई जाती है रिमांड की कि इनके 14 दिन पूरे हो गए हैं लेकिन इनकी और पूछताछ करनी है। महीने भर तक भी, 30 दिन तक भी इनको कस्टडी में लेकर पूछताछ की जा सकती है, जिसके लिए अगर जांच एजेंसी को लगेगा कि ज़रूरत है, ज़रूरत नहीं है, अगर टेक्निकल एविडेंस आ गए हैं तो वैसे ही इन दोनों को जेल भेज दिया जाएगा। अभय जी देखिए, अपने व्यूअर्स को मैं दिखा दूं कि यहाँ पर हम लोगों ने पूरा एक जो ग्राफिक प्लेट है उस हिसाब से समझा दे कि चोट के निशान वो पोस्टमार्टम के अब जो है CBI मिलान करेगी और फिर उसके हिसाब से गिरिबाला सिंह के अनुसार जो है शरीर पर चोट के निशान नहीं है और इसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी मिलाया जाएगा, मैच करवाया जाएगा। जैसा कि अभी आपने दर्शकों को हमारे बताया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हर तथ्य का किया जाएगा मिलान, उसे भी मैच करके देखा जाएगा, काफ़ी बारीकी से इसकी जाँच की जाएगी। इसके अलावा जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था कि CBI और CBI जो है एम्स के फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के साथ लगातार टच में है और उसी के साथ में जो है एम्स के जो डॉक्टर्स हैं, साइकोलॉजिकल तौर पे हम देख लें या फिर लॉजिकल तौर पर जो ये डॉक्टर्स हैं लगातार इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इसमें एक और मेरा सवाल है, जैसे PM1 की जो हम लोग ने पोस्टमार्टम 1 की जो पूरी रिपोर्ट आई, उसके अलावा PM2 को क्वांटम लेवल पे आखिर कितना ज़्यादा वेरीफाई किया जाता है, कितनी बारीकी से पोस्टमार्टम होता है और फिर उसके बाद जो चीज़ें निकल कर आती हैं वो फर्स्ट पोस्टमार्टम से कितनी अलग होती हैं PM2 में? अगर कुछ बात ऐसे निकल कर आती है तो आखिर कितना ज़्यादा क्रॉस वेरीफाई किया जाता है? देखिए, लोकल पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर CBI ने सवाल खड़े करे और अग्रिम जमानत जो दे दी गई गिरिबाला को, उसको लेकर भी CBI ने भोपाल पुलिस की कार्य प्रणाली के अंदर, कोर्ट के अंदर ये सवाल खड़े करे कि आखिरकार जो मेन एक्यूज है उसको आपने क्यों दे दी, अग्रिम जमानत क्यों दे दी, भोपाल पुलिस ने उनको कस्टडी में क्यों नहीं लिया, इतना समय ही क्यों दिया कि वो अग्रिम जमानत उन्होंने लगा दी। तो भोपाल पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर सवाल खड़े हो रहे थे और जो पहला पोस्टमार्टम हुआ है वो पोस्टमार्टम करवाया था भोपाल के ही जो डॉक्टर्स का एक पैनल था, उन्होंने, उन पर भरोसा नहीं था। तो अब जो एम्स के, जिस तरीके से आपने बताया कि CBI एम्स फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के संपर्क में है, ये फॉरेंसिक एक्सपर्ट कौन है? एम्स एक हमारा सरकारी संस्थान है, बिल्कुल, उसके जो फॉरेंसिक हेड है उनका नाम है डॉक्टर सुधीर। डॉक्टर सुधीर जो है वो इसी तरीके के जहाँ मामले फंसते हैं कि किसी पोस्टमार्टम में कोई चीज़ निकल कर सामने नहीं आई, जो सुशांत सिंह वाला केस था उसमें भी डॉक्टर सुधीर ने दोबारा से पूरी तरीके से वहाँ पर जाकर फॉरेंसिक चीज़ें देखी थी। तो इनके अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ इस तरह की चीज़ें आती हैं कि हाँ ये मार पिटाई के निशान थे, तो वो पहली रिपोर्ट में क्यों नहीं थे? तो उस आधार पर जब रिपोर्ट कोर्ट में दी जाएगी तो उन पुलिसकर्मियों पर, उन डॉक्टर्स के पैनल पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं, उन पर भी एक्शन हो सकता है। तो व्यूअर्स, जैसा कि आपने देखा अभी अभय जी ने हमें बड़ी ही बारीकी से पूरे टेक्निकल एस्पेक्ट्स समझाए इस पूरे केस के और कैसे इन्वेस्टिगेशन इस पूरे जो पूरे केस में, तुषा के केस में जो है परफॉर्म की जा रही है CBI के द्वारा और जो कोर्ट रूम के अंदर क्या क्या चीज़ें हुई ये भी हमने डिस्कस की। बाकी की और भी अपडेट्स हम तुषार शर्मा केस से रिलेटेड आपके लिए लेकर आएंगे, लेकिन तब तक के लिए आप बने रहिए इंडिया TV के साथ।